तो अभी हमने करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट और समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये कुछ जो हैं हाइड्रोजन एटम्स दिए हुए हैं, ये कुछ ऑक्सीजन एटम्स दिए हुए हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं कि अगर ये दोनों कंबाइन करें, ठीक है, ये लोग मतलब ये और ये कंबाइन करें तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे? तो देखते हैं कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स फाइंड होने चाहिए। कह लो कि ये जो ऑक्सीजन था ये इन दोनों हाइड्रोजन्स के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये भी हमारा हाइड्रोजन है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों के साथ कंबाइन कर गया। अब हमारे पास एक और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अच्छा, अब इन दोनों के लिए तो कोई ऑक्सीजन बचा ही नहीं कि ये उसके साथ बाइंड करें। तो ये क्या है, इस केस में हमारे जो हाइड्रोजन एटम्स थे वो हमें एक्सेस में दिए हुए थे, ठीक है, वो हमें एक्सेस में दिए हुए थे क्योंकि एंड पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स बच गए। और जो ऑक्सीजन थे वो हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट थे, ठीक है, लिमिटिंग थे क्योंकि उन्होंने रिएक्शन को लिमिट कर दिया, ठीक है। लिमिट किस तरह किया कि हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए जबकि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स बच गए थे। और अगर यहाँ पर एक और ऑक्सीजन होता तो हमारे पास एक और मॉलिक्यूल भी आ सकता था। तो लिमिटिंग क्या चीज़ होती है? लिमिटिंग वो चीज़ होती है जो यूज़अप हो जाती है और एक्सेस वो चीज़ होती है जो एंड में बच जाती है। जो प्रोडक्ट बनता है या जो रिएक्टेंट बनता है वो आप देख सकते हैं, वो कितना ज़्यादा बनेगा ये क्या चीज़ डिसाइड करती है? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है। क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट कम होएगा तो ऑब्वियसली कम मॉलिक्यूल्स बनेंगे या कम प्रोडक्ट बनेगा। अगर लिमिटिंग वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बनते और प्रोडक्ट ज़्यादा होता। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो डिसाइड कैसे होता है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ से आगे चलते हुए हम ज़रा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले हमने जो है ना वो पढ़ा था, पहले हमने जो है ना वो पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री के लिए कि उसमें जो थे ना चार स्टेप्स होते थे। और फाइनल स्टेप में हम क्या करते थे? फाइनल स्टेप में जो हमने मोल्स निकाले थे हम उसको यूज़ करके और दूसरी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करते थे। इस केस में हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले केस में हम क्या करेंगे, हम सारे स्टेप सेम रखेंगे। जो फाइनल स्टेप होएगा ना उसमें हम कंपेयर करेंगे द नंबर ऑफ मोल्स और हम फाइंड करेंगे अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब वो कैसे करना है उसकी तरफ ज़रा आते हैं। स्टेप सारे बाकी सेम है, सिर्फ फाइनल स्टेप में जो है वो एक छोटा सा चेंज आया है और कि हमने मोल्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें जो है ना एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमें कहा गया है कि 13 ग्राम्स जो हैं हमारे पास जिंक के हैं और 8 ग्राम्स जो हैं वो हमारे पास सल्फ़र के हैं और उन्होंने रिएक्ट किया है ZnS बनाने के लिए, जो हम इस रिएक्शन से देख सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, अब सब कुछ छोड़कर अपने स्टेप्स की तरफ आ जाना है। स्टेप्स क्या कहते हैं? बैलेंस द इक्वेशन, जो हमारे इस केस में बैलेंस हुई हुई है, ठीक है। फिर कहते हैं फाइंड द मोल्स यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अब आपके पास देखें तो गिवन इन्फॉर्मेशन एक 13 ग्राम्स है जिंक की और 8 ग्राम्स हैं सल्फ़र के। अब आप किसी के भी मोल्स फाइंड कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी अपनी है, ठीक है। आप जिंक के फाइंड करना चाहें आप जिंक के कर लें, आप सल्फ़र के फाइंड करना चाहें आप सल्फ़र के कर लें। मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड करूँगा सल्फ़र के मोल्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे ही हमने इक्वेशन बैलेंस करनी है हमने ऊपर बॉक्सेस बनाने हैं। ऊपर जब हमने बॉक्सेस बना लिए तो हमने उन बॉक्सेस में क्या पुट करना है, हमने उन बॉक्सेस में जो इन कंपाउंड्स के साथ पीछे नंबर लगा होगा हमने वो इन बॉक्सेस में पुट करना है। जो इस केस में यहाँ पर 1 है, इस केस में यहाँ पर 1 है और इस केस में यहाँ पर 1 है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने फाइंड करने थे मोल्स। अब हम इसके मोल्स फाइंड करें तो कोई बात नहीं, इसके मोल्स फाइंड करें तो भी कोई बात नहीं। मैं सल्फर के मोल्स फाइंड करूँगा तो मुझे पता है कि मोल्स इज़ इक्वल टू मास ओवर AR। और सल्फर का AR जो है वो 32 है। तो 8 डिवाइडेड बाय 32 मेरे पास आ जाएगा 1/4 या फिर 0.25 मोल्स।
ठीक है, मैंने मोल्स फाइंड कर लिए, 0.25 मोल्स किस चीज़ के, सल्फ़र के। अच्छा, अब स्टेप 3 की तरफ जब हम चलते हैं तो स्टेप 3 हमें क्या कहता था, स्टेप 3 हमें कह रहा था कि यूज़ रेशियो मेथड टू फाइंड मोल्स फॉर अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं सल्फ़र के मोल्स यूज़ करके कि हमारे पास जिंक के कितने मोल्स होने चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था कि हमने दो बॉक्सेस बना लेने हैं, इधर और एक इधर, और फिर उनके नीचे और दो बॉक्सेस बना लेने हैं। एक के ऊपर लिखना है सल्फ़र, एक के ऊपर लिख लेना है जिंक। ठीक है, यहाँ पे लिखनी है रेशोज़, यहाँ पे लिखने हैं मोल्स। सल्फ़र की हमने रेशो देखी थी, सल्फ़र की 1 है, हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे। जिंक की 1 है, तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे। सल्फ़र के मोल्स हमने जो फाइंड किए 0.25 आए। जिंक के मोल्स हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करने हैं। फिर क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इससे, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.25 मोल्स। और ये हमने किसके फाइंड किए, ये हमने जिंक के फाइंड किए। ठीक है, तो जिंक यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, अब जिंक के हमारे पास होने चाहिए 0.25 मोल्स। अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप पे चलें, तो फोर्थ स्टेप कहते हैं कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब अभी निकालते हैं। ठीक है, स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, स्टेप 4 में जिस चीज़ के हमने मोल्स नहीं निकाले थे उस चीज़ के अब निकाल लेने हैं, और वो हमारे केस में है जिंक। जिंक के हमने मोल्स नहीं निकाले थे। ठीक है, तो जिंक हमारे पास है 13.0 ग्राम्स। जिंक के मोल्स ज़रा फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 13 को जो है हम 65 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जिंक का AR जो है वो 65 है, और ये आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स। अच्छा, अब देखें हमारे पास जिंक का आंसर जो है वो आया 0.2 मोल्स। आप कहेंगे यहाँ पर तो 0.25 मोल्स आ रहे थे, यहाँ पर 0.2 मोल्स आ गए, इसका क्या मतलब है। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, इक्वेशन में हमारा जो रिएक्शन था उसमें हमारे पास थे 13 ग्राम्स जिंक के और 8 ग्राम्स थे सल्फ़र के। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सल्फ़र के ग्राम्स को यूज़ करके सल्फ़र के मोल्स निकाल लिए, जो हमने यहाँ पर निकाले थे। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा अच्छा यार, अगर इसके सल्फ़र के जो मोल्स हैं वो 0.25 हैं, तो जिंक के कितने होने चाहिए, हमने वो फाइंड कर लिया अपने रेशो मेथड से, वो भी 0.25 आए। अब हमने जब क्वेश्चन में जो जिंक दिया हुआ था 13.0 ग्राम्स, हमने उसके मोल्स जब निकाले तो हमें पता चला उसके तो सिर्फ 0.2 मोल्स हैं। तो हमें कितने चाहिए थे, हमें तो 0.25 मोल्स चाहिए थे जो सल्फर के 0.25 मोल्स के साथ रिएक्ट करते, लेकिन हमारे पास तो 0.2 मोल्स आ गए। इसका मतलब है कि हमारे पास जिंक जो है वो कम है, हमारे पास जिंक की क्वांटिटी जो है वो कम है। हमें जिंक के चाहिए थे 0.25 मोल्स जो सल्फर के 0.25 मोल्स के साथ रिएक्ट करें। हमारे पास तो इतने हैं ही नहीं, हमारे पास तो 0.2 मोल्स हैं सिर्फ। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ना वो बन जाता है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाता है जिंक। ठीक है, और हमारे पास जिंक के कितने मोल्स कम है, हमारे पास जिंक के 0.25 में से अगर आप माइनस करें 0.2, तो आपके पास 0.05 मोल्स कम है जिंक के। ठीक है, आपके पास 0.05 मोल्स कम है जिंक के। या ऑन द अदर हैंड आप अगर सल्फर के लिहाज से देखें तो आपके पास सल्फर के मोल्स जो हैं वो 0.05 हैं इन एक्सेस। वो किस तरह, वो इस तरह कि आपको सल्फर के जो 0.25 मोल्स थे उन्होंने रिएक्ट करना था जिंक के 0.25 मोल्स के साथ।
लेकिन जिंक के 0.25 मोल्स तो थे ही नहीं, जिंक के तो सिर्फ 0.2 मोल्स थे। तो 0.2 मोल्स जो हैं वो इसके 0.2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो पीछे इसमें से 0.05 मोल्स बच जाएंगे। तो इसका मतलब है 0.05 जो हैं मोल्स सल्फर के वो एक्सेस में हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ और देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, एक्सेस हमारे पास सल्फर है और सल्फर के मोल्स जो एक्सेस में हैं वो 0.05 हैं। तो मास निकालना कौन सी मुश्किल बात है, हम अपने मोल डायग्राम में जाएं और मास का हमें पता है क्या निकालने का तरीका है। तो वो हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू, मास हमारे पास होएगा, और इसका सल्फर का जो एआर है वो होता है 32। तो मास हमारे पास आ जाएगा 0.25, ओह सॉरी माय बैड, हमने हमने एक्सेस के निकालने हैं। ठीक है, हमने कैलकुलेट द मास ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट। तो एक्सेस हमारे पास कितना था, हमारे पास एक्सेस था 0.05 मोल्स। तो हम 0.05 मोल्स को यहाँ पुट करेंगे और उसका मास निकालेंगे, और उसका मास हमारे पास आ जाएगा 1.6 ग्राम्स। तो हमारे पास 1.6 ग्राम्स ऑफ सल्फर जो हैं वो एक्सेस में है। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कहता है 4 grams of sulfur was burnt in 48.0 dm cube of oxygen to form sulfur dioxide. What is the limiting reactant? ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया, हमें पता चल गया है कि हमने जो है हमने ये वाले स्टेप्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इक्वेशन तो हमें दी ही नहीं है, तो हम जल्दी से अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमें पता है कि उसने बताया हुआ है कि सल्फ़र was burnt in oxygen, तो मतलब सल्फ़र ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो सल्फ़र ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, सल्फ़र ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन गैस के साथ। तो सल्फ़र ने जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फ़र डाइऑक्साइड से हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता चल गया। डाई का मतलब होता है 2, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन का आयन, और सल्फ़र से हमें पता चल रहा है सल्फ़र है। तो वी कैन राइट दिस एज SO। और हमें क्योंकि पता है कि डाइऑक्साइड है तो हम यहाँ पर O के साथ 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन। अभी देख लेते हैं जल्दी से, बैलेंस है। सल्फ़र इस साइड पर 1 है, इस साइड पर भी 1 है, इस साइड पर O2 है, इस साइड पर भी O2 है। तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड है। अच्छा, अब जब भी इक्वेशन बैलेंस्ड होएगी हमने क्या करना था, हमने फ़ौरन से ऊपर 2 बॉक्सेस, 2 नहीं सॉरी 3 इस केस में बॉक्सेस बना लेने हैं। 3 बॉक्सेस बन गए। उसमें क्या करना है, जो भी इन कॉम्पाउंड्स की साइड पर चीज़ है उसको उठा के इधर पुट कर देना है। तो यहाँ पर जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं सारों में। ठीक है, 1 1 1 पुट हो गया। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 कहता है गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ करके और मोल्स फाइंड करें। गिवन इन्फॉर्मेशन इस केस में हमारे पास ये भी है, और गिवन इन्फॉर्मेशन इस केस में हमारे पास ये भी है। तो आप जिस मर्ज़ी को चाहें यूज़ करके और अपने मोल्स फाइंड कर लेते हैं। मैं सल्फ़र के मोल्स फाइंड करूंगा और ऑक्सीजन के नहीं कर रहा, लेकिन आप ऑक्सीजन के करें तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो सल्फ़र के मोल्स फाइंड करते हैं। तो मोल्स ऐसे फाइंड होंगे कि हमें मास दिया हुआ है 4, और सल्फ़र का हमें AR पता है 32 है। तो हमारे मोल्स आ जाएंगे 0.125। सल्फ़र के मोल्स आ गए 0.125। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है, हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 3 पर चलते हैं और देखते हैं अब आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि यूज़ रेशो मेथड टू फाइंड मोल्स फॉर अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने, याद है, हमें बॉक्सेस बना लेने हैं।
बॉक्सेस बनाकर यहाँ पे हमने लिख लेनी है रेशोज़, और यहाँ पर हमने लिख लेने हैं अपने मोल्स। ठीक है, एक तरफ हमने लिख लेना है सल्फ़र और एक तरफ हमने लिख लेना है अपना ऑक्सीजन। अच्छा, अब क्या करना है, इन बॉक्सेस में सिंपली इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। तो हमारा सल्फ़र का जो रेशो था वो थी 1, ऑक्सीजन की भी थी 1, मोल्स जो सल्फ़र के आए थे वो थे 0.125, और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं x। अब सिंपली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.125 मोल्स। ये किसके मोल्स हमने निकाल लिए, ये हमने मोल्स निकाल लिया अब ऑक्सीजन के। अच्छा, अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप कहते हैं कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स कैसे करना है कि हमने ऑक्सीजन के मोल्स पहले फाइंड नहीं किए थे, तो वो हम अभी कर रहे हैं। 48.0 DM³ है, तो 48.0 DM³ है, और हमने इसमें से मोल्स फाइंड करने हैं। तो मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारी मोल डायग्राम है हमें हेल्प करने के लिए। तो मोल्स कैसे फाइंड होंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, हमें ये चीज़ें नोन हैं, और हम अपने मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिख लेना है, हमने यहाँ पे लिख लेना है मोल्स इज इक्वल टू 48 DM³ हमें दिया हुआ है। क्योंकि हमें यहाँ पर DM³ दिया हुआ है, तो हमने डिनोमिनेटर में भी DM³ वाली वैल्यू रखनी है, और जो मोल्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स किसके, 2 मोल्स आ गए हमारे पास ऑक्सीजन गैस के। अच्छा, अब इन 2 को 1.25 के साथ कंपेयर कर दें। 1 to 5 मोल्स थे, और वैसे हमारे पास 2 मोल्स आए। अच्छा, अब 0.25 जो थे वो हमने निकाले थे अपने रेशो मेथड से। तो हमें पता क्या चला था, हमें पता चला था कि हमें 0.125 मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के, जो रिएक्ट करेंगे हमारे 0.125 मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक है, हमारे जो 0.125 मोल्स थे ऑक्सीजन के, जो हमने यहाँ पर फाइंड किए थे, वो हमारे रिएक्ट कर रहे थे 0.125 मोल्स ऑफ सल्फर। लेकिन हमने जो ऑक्सीजन फाइंड किया, जो हमारे पास ऑक्सीजन की सोर्स थी, जो हमें क्वेश्चन में सोर्स दी हुई थी, उसके जब हमने मोल्स फाइंड किए तो हमें पता चला वो हमारे पास तो 2 मोल्स हैं। ठीक है, हमारे पास तो 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, हमें तो सिर्फ 0.125 चाहिए था, हमारे पास तो 2 मोल्स हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, और जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो हमेशा एक्सेस में होती है। तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में आ गया, और एक्सेस में कितना आया, कितने मोल्स आए ऑक्सीजन के एक्सेस में, तो वो सिंपली आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि 0.125 रिएक्ट कर देंगे सल्फ़र के साथ, तो रिमेनिंग जो 2 मोल्स में से होंगे जो एक्सेस में बच जाएंगे वो हमारे पास होंगे 2 माइनस 0.125, तो आपके पास आ जाएंगे 1.875 मोल्स बकाया। बहरहाल ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन जो था वो था कि आप बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो था वो तो एक्सेस में था, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फिर ऑब्वियसली क्या हो गया, सल्फ़र। सल्फ़र जो था वो हमारा था लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसी तरीके से आपने और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इसी मेथड से, आप उतने इसमें बेहतर होते जाएंगे।